मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं तो रोज वीडियोस बनाता रहता हूं, लेकिन आज चलें आपका इम्तिहान हो जाए और इसके लिए मैंने 3 सवालों का इंतखाब किया है। मैं आपसे पूछूंगा 3 सवाल, आपने उनके जवाब सोचने हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जमीन पर पानी कैसे बना या कहां से आया। जमीन पर पानी कैसे बना या कहां से आया। दूसरा सवाल यह है कि लोहा जमीन पर कैसे बना, आयरन, या वो कहां से आया। तीसरा सवाल मेरा यह है कि कार्बन जमीन पर कैसे बना या वो कहां से आया। आप थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज कीजिए और इन सवालों के जवाब के बारे में सोचिए। मैं आपको एक थ्योरी बताने वाला हूं जिस पर बहुत सारे साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर ये तीनों चीजें बाहर से आईं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैलेक्सी से। गैलेक्सी में जब भी कोई स्टार बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, अपनी उम्र गुजार चुका होता है, तो वो एक धमाके के साथ फटता है और उसकी वजह यह है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी आउटवर्ड फोर्स पर भारी हो जाती है, जो कि उसके फ्यूल के जलने की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। इस वजह से ये स्टार क्लैप्स करता है और उसके साथ ही सुपरनोवा होता है और इसकी डस्ट, इसकी राख और इसकी गैसेस दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिसे हम नेबुला कहते हैं, जिसे हम स्टार डस्ट भी कहते हैं। यहां पर मैंने आपको एक नेबुला की तस्वीर दिखाई है और फिर एक और सितारे का जन्म इसी नेबुला से होता है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास स्पेस में डस्ट मौजूद हो, गैस मौजूद हो और उसके साथ साथ उनके टेम्परेचर और प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते हैं तो डस्ट आहिस्ता आहिस्ता स्वर्ल करना शुरू कर देती है। जिस तरीके से हरिकेन जमीन पर आपको नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता घूमता है, इसी तरीके से ये डस्ट आहिस्ता आहिस्ता स्वर्ल करना शुरू हो जाती है। पहले तो ये एक जगह पर क्लम्प होती है, इकट्ठी होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये घूमना शुरू कर देती है और घूमते घूमते इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता है और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे एक सितारा या सूरज पैदा होता है और फिर उस सूरज के गिर्द प्लैनेटरी मोशन भी शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद। तो इस तरीके से हमारा एक सोलर सिस्टम बन जाता है हमारी गैलेक्सी में, और ये सोलर सिस्टम स्टार डस्ट से प्रोड्यूस होता है और जब सितारा फटता है तो स्टार डस्ट ही बनती है। तो ये एक ऐसा साइक्लिक फिनोमेना है जो हर वक्त हमारी गैलेक्सी और बाकी गैलेक्सीज में जारी होता है। हम ये जानते हैं कि सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन हर वक्त हो रहा होता है। सूरज में हमें यह भी पता है कि प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है और वो भी हाइड्रोजन के आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब सोलर विंड्स चलती हैं, सूरज अपने इन हाइड्रोजन के आयन्स को दूर दूर तक फेंकता है, रेडिएट करता है, और ये सिंपल प्रोटॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन हर तरफ को ट्रेवल करते हैं। जब ये प्रोटॉन स्टार डस्ट से टकराते हैं तो वहां पर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन नजर आता है, क्योंकि स्टार डस्ट में सिलिकेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स, और उसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो जब हाइड्रोजन का प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सितारे के इर्द गिर्द के इलाकों में, तो स्टार डस्ट में छोटे छोटे पानी के कतरे ट्रैप हो जाते हैं। ये पानी के कतरे बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इवन हमारे बाल से भी ज्यादा छोटे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार डस्ट जब इकट्ठी होती है तो वो मेटेओराइट्स बनाती है, वो कॉमेट्स बनाती है, और ये पानी के कतरे फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ या स्नो की फॉर्म में आ जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, प्लैनेट्स पर जाते हैं, स्टार्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास 2 किस्म की डस्ट हर वक्त आ रही होती है। एक डस्ट जिसे हम इंटरस्टेलर डस्ट कहते हैं, ये वो डस्ट होती है जो दूसरे सितारों से हम तक पहुंच रही होती है, सुपरनोवा से पहुंच रही होती है। इसी तरीके से इंटरप्लैनेटरी डस्ट भी होती है जो प्लैनेट से हमारे पास जमीन की तरफ आ रही होती है। तो 2 किस्म की डस्ट होती है और हमें यह पता है कि इन डस्ट में शायद पानी ट्रैप है। ये एक थ्योरी है। इसको टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने, नासा के साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक ऐसी जोन का इंतखाब किया जमीन के ऊपर जिसमें जमीन की मिट्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस जोन को हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जो जमीन से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ऊपर है। हम जमीन के 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यहां पर एक हवाई जहाज को उड़ाएंगे और फिर स्टार डस्ट को, स्पेस से आती हुई मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और फिर उस मिट्टी का एनालिसिस करके देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। उसके लिए नासा ने एक जहाज लिया और उसके पायलन के साथ
सिलिकॉन ऑयल में डिप करके फ्लैग्स लगाए। ये सिलिकॉन ऑयल है, इसमें डिप करके फ्लैग्स लगाए और फिर इसको स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया गया। तो वहां से जो स्टार डस्ट है वो इस फ्लैग के साथ चिपक गई। जब वापसी पे हमने उसको रिट्रीव किया और फिर बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स कहते हैं, उनके नीचे रखकर इस डस्ट के पार्टिकल्स को देखा गया। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको उस डस्ट का, जिसे हम स्टार डस्ट कहते हैं, का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है। और साइंसदानों को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हमें उसमें 3 किस्म की चीजें मिली। हमें पानी तो मिला ही मिला, बहुत छोटे छोटे कतरे पानी के मिले, जिससे ये चीज तो साबित होगी कि स्टार डस्ट में पानी मौजूद होता है। उसके अलावा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, मसलन हमें कार्बन मिला, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके साथ साथ हमें हैवी मेटल्स मिले, जैसे कि आयरन। तो इस ग्राफ को अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर मुझे कार्बन भी नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं, हमें सोडियम भी मिला, मैग्नीशियम भी मिला और एल्यूमिनियम भी मिला। और उसके साथ साथ मैं अगर एंड पर चला जाऊं, सल्फर भी मिला, फिर हमें फेरस यानी हमें आयरन भी मिला और निकल भी मिला। तो हमें हैवी मेटल्स मिली, गैसेस के ट्रेसेस मिले और उसके साथ साथ हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिले। आज अगर आप सोचते हैं कि हमारी दुनिया में आयरन कहां से आया, लोहा कहां से आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आसमान से नीचे लाया गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्पेस से आया और ये स्टार डस्ट में मौजूद था। तो लोहा हमारी जमीन पर मौजूद नहीं था, साइंसदानों का ऐसा कहना है, और ये स्टार डस्ट से आया। इसी तरीके से पानी को भी आसमान से नाजिल किया गया, स्पेस से नाजिल किया गया। पानी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। और कार्बन भी, जिससे हम ये समझते हैं कि उनसे पेप्टाइड्स बने, अमाइनो एसिड्स बने और फिर उनसे बैक्टीरिया और इस तरीके से जिंदगी का आगाज हुआ, वो भी बाहर से स्टार डस्ट से आया। तो स्टार डस्ट से बहुत अहम चीजें आई। हमें ये पता है कि ये सारी चीजें मेटेओराइट्स और कॉमेट्स के जरिए हम तक पहुंची। यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि एस्ट्रॉइड्स हमेशा सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी बेल्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। कॉमेट्स हमें सितारों की तरह नजर आते हैं और ये गैस और डस्ट के बने होते हैं। इसी तरीके से मेटेओराइट्स भी होते हैं जो जमीन पर आके लगते हैं और जमीन की एटमॉस्फेयर पर, जमीन पर इनके निशानात भी नजर आते हैं। तो कॉमेट्स और मेटेओराइट्स ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर बाहर से आती हैं। तो क्या ये चीजें इनके जरिए हम तक पहुंची? जब हमने कॉमेट की तरफ अपने मिशन भेजे और कॉमेट में मौजूद पानी को चेक किया, तो हमारी जमीन पर पानी का आइसोटोप, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, वो मौजूद होता है। तो हमने ये चीज चेक करने के लिए कि क्या ये पानी बाहर से आया है तो कॉमेट्स के जरिए है या मेटेओराइट्स के जरिए, हमने जमीन के पानी का सैंपल किया और फिर कॉमेट से लिए गए पानी या बर्फ का सैंपल किया। अगर हमने 10 लाख यानी 1 मिलियन हाइड्रोजन के एटम्स लिए तो जमीन में उनमें ड्यूटेरियम की तादाद 150 होगी, जबकि कॉमेट से आने वाला पानी और आइस में उनकी तादाद डबल थी यानी 300। तो इसका मतलब यह है कि ये पानी कॉमेट्स के जरिए जमीन पर नहीं पहुंचा। फिर हमने तवज्जो दी मेटेओराइट्स की तरफ। तो जब हमने एक खास किस्म के मेटेओराइट को चेक किया तो हमें ये तादाद बिल्कुल एक जैसी मिली। उनके 10 लाख यानी 1 मिलियन एटम्स में 150 ड्यूटेरियम होते हैं और इस मेटेओराइट को हम कहते हैं कार्बोनेशियस कंड्रोइट। ये वो मेटेओराइट है जो सबसे पहले अव्वल कैंडिडेट है जिसके जरिए हम ये समझते हैं कि शायद हमारी दुनिया में पानी आया है और ये हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द पाया भी जाता है। सूरज के गिर्द एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। सूरज के बहुत दूर पानी स्नो की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है। मेटेओराइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के एजेस पर और उनमें कई जगह पर मौजूद हैं। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि इन मेटेओराइट से हमारी जमीन पर पानी बाहर से आया, जो कि हम समझते हैं स्टार डस्ट में छुपा हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, पर याद रखिए कि ये एक थ्योरी है और इस पर अभी बहुत सारी तहकीक होनी है। इसमें आपको ट्विस्ट मिलते रहेंगे।